हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग कुमार और आज हम जावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा नहीं है जिसमें मैंने आपको सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया है, तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। बिकॉज वो जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कुछ कॉन्सेप्ट जावा के साथ सिमिलर है, तो वो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। The first question is, why is Java a platform independent language? First of all, you should know Java क्या है? Platform independent language है, whereas C और CPP platform dependent language है। अब आपको समझ में आना चाहिए प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मतलब डिवाइस, ओएस, ओएस डिपेंडेंट। ओके, अगर आपसे पूछो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म, तो आप कह सकते हो ओएस डिपेंडेंट। ओके, सिस्टम, ओएस कुछ भी बोल सकते हो। तो जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन सच वे दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ड्यू टू द फैक्ट दैट a compiler compile the code and then convert it into the platform independent bytecode which can run on multiple system. So जो जावा का जो कोड है, अगर आपने कंपाइल कर दिया, एक बार कंपाइल करने के बाद क्या होता है, आपका जो कोड होता है वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, जिसे हम बोलते हैं मशीन कोड में। तो जो मशीन कोड है वो इंडिपेंडेंट होता है। आप अगर मान लो इस डिवाइस में आपने एक कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया या बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बाइट कोड आप किसी भी डिवाइस में, किसी अदर डिवाइस में, आप कोई भी डिवाइस में आप रन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सिर्फ कंडीशन क्या है, उस डिवाइस में आपका JRE होना चाहिए, JRE। ओके, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट विंडोज में वो प्री डिफाइंड मतलब पहले से इंस्टॉल होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइट कोड क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बाइट कोड क्या है, मशीन कोड क्या है। ओके, सो हम जो लैंग्वेज कोड लिखते हैं वो क्या होता है, हायर लेवल लैंग्वेज। ओके, जो ह्यूमन लैंग्वेज हम में लिखते हैं प्रिंट एफ, तो वो क्या, हायर लेवल लैंग्वेज। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इसको लोअर लेवल लैंग्वेज में, दैट इज बाइट कोड या असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं। बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड जिसे हम कोई भी डिवाइस आसानी से, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आसानी से रन कर पाता है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मान लो वो रन कर पाएगा इजीली। तो कन्वर्ट कौन करता है, हमारा कंपाइलर। ये याद रखो, कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर। जावा जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है हायर लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में, लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो जो बाइट कोड है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ओएस पे या किसी भी सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम ही नहीं चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। So, second question is, pointers are used in C and C++. Why does Java not make use of pointers? So, जो pointers है वो हम सिर्फ C और C++ में ही यूज करते हैं, हम Java में यूज नहीं करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं पॉइंटर यूज होता है या नहीं होता है, then you should answer pointer is not used in the Java। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंटर क्या करता है, वो एड्रेस स्टोर करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर आप एड्रेस स्टोर करके रखते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। ओके, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इसके लिए हम वहां पे पॉइंटर्स यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी मतलब कि वहां पे कोई भी अदर जो भी आउटकमर्स है वो आपका पॉइंटर्स यूज करके एड्रेस फाइंड कर सकता है, वहां पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई पर्पस पॉइंटर्स आर नॉट यूज्ड इन द जावा। Pointers are quite complicated and unsafe to use by a beginner programmers. Java focuses on the code simplicity, and the usage of pointers can make it challenging. Okay, pointer utilization can also cause potential error. Moreover, security is also compromised if pointers are used because the user can directly access memory with the help of pointers. Okay, so this is the answer you should know about that pointer. So let's move the third question. So the third question is, just a second. Okay. So what do you mean by data encapsulation? डाटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन मतलब आपने सुना, कैप्सूल सुना होगा, कैप्सूल। ओके, कैप्सूल मतलब हम एक टैबलेट्स लेते खाते हैं, वो क्या कैप्सूल है। कैप्सूल मतलब क्या होता है, हम अंदर बहुत सारे ये होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, मटेरियल्स होते हैं कैप्सूल के अंदर में। कोई भी हमारा दवाई होती है उसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते, उसको हम कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं, वो हम डायरेक्टली निकलते हैं। सो हमारा इनकैप्सुलेशन भी वही फंडा है यहाँ पे।
इनकैप्सुलेशन क्या करता है, जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल जो हम यूज करते हैं और मेथड दोनों को एक चीज के अंदर में ये करता है, कंबाइन करता है, उसी को हम बोलते हैं क्लास। क्लास में ही हमारा डाटा मेंबर्स होते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये क्यों यूज करते हैं, ताकि बाहर का कोई वर्ल्ड है वो डायरेक्टली अंदर का वेरिएबल हम यूज ना कर पाए, इसलिए ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम जावा में यूज करते हैं। ओके, so this is the concept of OOPS concept. Okay, so data encapsulation is an object-oriented programming concept of hiding the data attribute and their behavior in a single unit. It is used for security of a private property of an object and hence serves the purpose of data hiding. So आपको ये concept पता होना चाहिए because this is the बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं questions. What is data encapsulation? Okay, so let's move to the fourth question. Briefly explain the concept of constructor overloading. हमने जो लास्ट हमारा जो वीडियो था जिसमें मैंने उप्स कॉन्सेप्ट या सी प्लस प्लस के इंटरव्यू क्वेश्चंस लिए थे, उसमें मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग बताया था। सो वैसा ही है बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा, अगर मान लो मैं मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ तो मेथड का नाम क्या होता है, सेम है। नेम क्या होता है, सेम। नेम होता है सेम, और जो पैरामीटर होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है। ओवरलोडिंग मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट, वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो द लॉजिक सेम, लॉजिक सेम ही है बट यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम होगा बट द नंबर ऑफ पैरामीटर विल बी डिफरेंट। अगर मान लो मैंने एक यहाँ पे एक ऐड का क्लास है और उसी क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम ही होता है, सो ऐड है। मान लो यहाँ पे पैरामीटर मैंने दो लिया, ए बी लिया, वैसे ही यहाँ पे इसका मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिया। सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन लिया, दैट इज कंस्ट्रक्टर लिया, एंड उसमें 3 एट्रीब्यूट डाल दिए, मैंने पैरामीटर्स डाल दिए ए बी एंड सी। सो यहाँ पे क्या है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर, दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रक्टर, बट दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर का डिफरेंस है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, so constructor overloading is a process of creating multiple constructors in a class consisting of same name with a different number of constructor parameters. Depending upon the number of parameters, their corresponding type distinguishing of the different type of constructor is done by the compiler. So this is the concept of constructor overloading. You should know about that. So let's move to the fifth question. Okay, this is the most important questions. Okay, about the Java. So explain the use of final keyword in variable, method and class. So जो final keyword है उसका यूज क्या है जावा में। फाइनल कीवर्ड हम वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड हम मेथड के साथ, मेथड मतलब क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड हम क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज क्या है, अगर मान लो मैंने फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज किया, मान लो किसी भी एक वेरिएबल को मैंने आई फाइनल है, फाइनल इंट आई इक्वल टू 5, फाइनल कीवर्ड अगर मैंने वेरिएबल के साथ यूज किया, मतलब क्या हुआ, हम इसको वापस से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज फाइनल है, भाई फिक्स है, ये फाइनल मैंने बना दिया, ये उसके बाद हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार इनिशियलाइज हो गया तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर इनिशियलाइज नहीं है, फर्स्ट टाइम में मान लो इनिशियलाइज नहीं दिया मैंने, मान लो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी है, तो हम एक बार इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। ओके, एक बार ही बस। तो दिस इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड विद द वेरिएबल। ओके, सेकंड, फाइनल मेथड। फाइनल मेथड क्या है, अगर मैंने मेथड के सामने, मेथड मतलब फंक्शन के सामने अगर मैंने फाइनल लगा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने फाइनल ऐड, फाइनल ऐड एक मेथड है, मान लो यहाँ पे इंटीजर ए ले रहा है और इंटीजर बी ले रहा है, समझ लो बस दो वेरिएबल। तो ये किसी भी क्लास के अंदर में एक मेथड है, मान लो कोई भी क्लास है, ऐड क्लास है, कोई भी क्लास है, समझ लो कोई भी। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल मैंने लगा दिया है, मतलब जो ये हमारा क्लास है ना, क्लास के अंदर में जो ये मेथड है वो ओवर राइड नहीं हो सकता है। मेथड जो भी है, ये जो हमारा ऐड मेथड है, जो फाइनल मेथड हो चुका है, वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ओवरराइड मतलब क्या, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, लास्ट,
तो मैं आप वापस बताता हूँ। ओवरराइड मतलब अगर मान लो कोई और क्लास में इसको ओवरराइड कर रहा है, कोई और क्लास का जो भी ये मान लो मेरा एक ये क्लास है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास एडिशन है। मान लो मैंने एक एडिशन 2 बना दिया क्लास, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि ओवरराइड है हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस में, मतलब यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड आएगा, तो एडिशन में एक्सटेंड कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर मान लो मैं वापस से ऐड मेथड लिख रहा हूं, ऐड मेथड वापस लिख रहा हूं, इंट ए और इंट बी। दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवरराइड, मतलब कि दो अलग अलग क्लास में, बट बोथ आर अटैच विद द इनहेरिटेंस, दोनों अलग अलग क्लास में अगर सेम नेम का हमारा मेथड है और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर का मेथड है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। सो अगर मैंने फाइनल बना दिया इस मेथड को, मैं तो वापस से ओवरराइड नहीं कर सकता हूं, यहाँ पे एरर आ जाएगा। दैट्स द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड विद द मेथड्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, फाइनल कीवर्ड विद क्लास। अगर मान लो क्लास के साथ मैं फाइनल कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या होगा। तो अगर मैं क्लास को फाइनल बना रहा हूं तो हम उसको इनहेरिटेंस ही नहीं कर पाएंगे, मैं उसको एक्सटेंड ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बता रहा हूं कि भाई ये जो चीज है ये फाइनल मैंने बना दी, मान लो यहाँ पे कोई भी चीज बनाई है, कैलकुलेटर बनाया मैंने बोल दिया कि ये जो कैलकुलेटर है ये फाइनल है, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा, मतलब एक्सटेंड करना चाहूंगा, कुछ फीचर्स ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज जो हमारा इनहेरिटेंस है वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है कुछ भी चीज, उसके फीचर्स को रीयूज करता है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फाइनल है तो ये फिक्स हो चुका है मेरा, ये जो मेरा क्लास है ये फिक्स हो चुका है, इसको हम वापस से इनहेरिटेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड विथ क्लास। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आपको क्या करना है, पूरे जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे, जो भी डिटेल लिखा हुआ है, एक बार रीड करिए, आई गारंटी आपको समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेन कैन यू यूज सुपर कीवर्ड। ओके, सुपर कीवर्ड कब यूज करते हैं, तो ये भी जो मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे आता है सुपर कीवर्ड। क्यों क्यों आता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, एक क्लास है मेरा, यहाँ पे कोई भी क्लास मान लो, कोई भी कैलकुलेटर क्लास है, कैलकुलेटर, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं अच्छे से, लेट मी राइट इट वेरी वेल, कैलकुलेटर। ओके, तो इसके अंदर मान लो एक हमारा मेथड है ऐड का, ऐड का मेरा मेथड है, वापस से मैं कोई क्लास लिया है, क्लास ले रहा हूं कैल2, ये कैलकुलेटर हो गया, ये कैल2 हो गया, वापस से मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड का फंक्शन लिख रहा हूं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं, दो वैल्यू ले रही है अंदर में, यहाँ पे ए और बी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो बट अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसका क्रिएट होता है, जो हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, एक्सटेंड, बिकॉज इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, मतलब एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड कैलकुलेटर। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे इनहेरिटेंस यूज करना है, ओके कर लिया हमने, सॉरी, तो अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम हमेशा चाइल्ड क्लास का ही क्रिएट करते हैं, तो हम कैल2 का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर हम कैल2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मान लो मैंने क्रिएट किया, C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैल2 का, तो अगर मैं कैल2 से अगर मैं कॉल करता हूं ऐड को, ऐड जो ये मेरा मेथड है, यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल लिखता हूँ, कॉल करता हूं, तो ये किसको कॉल करेगा, मान लो 1 और 5 दिया, 3 दिया, ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर को। ओके, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। ओके, अगर मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो क्या करें, क्योंकि कभी भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मुझे करना पड़ेगा, भाई मुझे जो हमारा ये चाइल्ड क्लास है, बिकॉज जो नीचे वाला क्लास होता है वो चाइल्ड क्लास है, जो ऊपर वाला क्लास है वो हमारा क्या है, बेस क्लास है, या पेरेंट क्लास भी बोलते हैं उसे, तो जो चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं कॉल करूंगा मेथड को, तो वो मेरा जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड है वही कॉल होगा,
तो यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड के साथ हम कॉल करेंगे, देन वी कैन कॉल दिस मेथड टू। अगर मुझे बेस क्लास का मेथड यूज करना है तो वी विल यूज द सुपर कीवर्ड। दिस इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स इरेज दिस। ओके, so the super keyword is used to access hidden field and overridden method or attribute of a parent class। मैंने अभी बस बताया, जो ओवरराइड हो चुका है उसको मुझे यूज करना है पेरेंट क्लास का, तो हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड। सो यहाँ पे फॉलोइंग कुछ कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिए बस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में लिया था। So when a member is declared static, it can be accessed before any object of its class are created or without reference to any object। Just a second। So यहाँ पे जो static keyword है, यहाँ कुछ mistake हो गया है लिखने में। So अगर static keyword है मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कोई भी static keyword, it can be used with the variable, it can be used with the method। जैसे final keyword था वैसे ही हमारा static keyword है, हम वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को मैंने स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक स्टैटिक आई इक्वल टू 0 मैंने दे दिया, समझ लो ये मेरा क्लास है, क्लास ऐड है मान लो। अगर मैंने स्टैटिक बना दिया, इस मींस जो मेरी आई जो वैल्यू है, ये मैं वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकता हूं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मान लो स्टैटिक देता नहीं, तो अगर मुझे आई की वैल्यू यूज करनी है कहीं भी, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही करनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके ही आई की वैल्यू यूज करते हैं। ओके, बट अगर हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो हम सीधा क्लास का नाम लेंगे, क्लास के नाम के साथ हम आई को यूज कर सकते हैं, क्लास का नाम और आई का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सेम एज ए फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन और मेथड को मुझे यूज करना है, ओके, तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर सकते हैं। ओके, बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, मुझे एक बार ही यूज करना है मान लो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फायदा क्या है, एक बार ही यूज करना है, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक इसको डिक्लेयर कर देंगे, हम क्लास का नाम डॉट जो मेथड का नाम है उससे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस मेथड को, इफ इट इज स्टैटिक। दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिक मेथड। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन का क्या काम क्या है, वो जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या कुछ अनरीजनेबल ऑब्जेक्ट्स है, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स है, तो उसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई रहता है। ओके, तो उसको जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो हमारे डिवाइस में, उसको फ्री अप करने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन यूज करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ गार्बेज कलेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस process is to free up the memory space occupied by the unnecessary unreachable object during the Java program's execution by deleting those unreachable objects. So this is the use of garbage collection. Let's move to the next question. Multiple inheritance is possible in Java. So this is the most important question. Basic questions है, आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, दो बाप का एक बेटा, दो बाप के एक बेटा। मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है जावा। जावा वो बोलता है भाई दो बाप के एक बेटे नहीं हो सकते, समझ में। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज द इंटरफेस। ओके, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंटरफेस मतलब एक एक बाप और एक माँ हो सकती है, और वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो कर सकते हैं, बट दो बाप नहीं कर सकते। दैट इज दो क्लास हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, so let's move to the next question. Question number 9. What is abstract class in Java? So abstract class एक क्लास होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट इज अ क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बनाया है, वो उसका यूज क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉर्मल मेथड एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं सिंपल। मान लो मुझे ना एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर का क्लास दे दिया। मुझे
फंक्शन मालूम है, सिर्फ ऐड का मुझे आता है, एडिशन करना आता है, या तो एडिशन का मैं फीचर लिख दूंगा कैलकुलेटर में, ये फंक्शन लिख दूंगा, मेथड लिख दूंगा एडिशन का। सब्ट्रैक्ट भी आता है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट पे आ गया मुझे, सब्ट्रैक्ट का रूल भी पता है मुझे, तो मैं सब्ट्रैक्ट का भी हम यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखूंगा अंदर में, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम डेफिनेशन लिखेंगे इसका। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। बट मुझे चाहिए कि मुझे ऐसा मेथड चाहिए, मुझे सोचा है मैंने कि मान लो मुझे मल्टीप्लीकेशन भी ऐड करना है, बट मुझे उसका डेफिनेशन नहीं पता है, मुझे रूल नहीं पता है भाई मल्टीप्लाई करते कैसे है, बट मुझे चाहिए कि मल्टीप्लाई मुझे चाहिए ही मेरे कैलकुलेटर में। तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम एक मेथड लेंगे मल्टीप्लाई का, मल लेता हूं मैं मल्टीप्लाई, और इस मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे नहीं होंगे, ओके। तो हम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, मतलब मुझे यहाँ पे जो डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, जो डिक्लेयर किया सिर्फ मैंने कि मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे इसका फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो वो फॉर्मूला कौन लिखेगा, जो इस क्लास को इनहेरिटेंस करेगा, इनहेरिटेट करेगा। अगर मान लो कि कैलकुलेटर 2 बनाया किसी ने भी बनाया, तो अगर वो एक्सटेंड कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है कैलको, दैट मीन्स उससे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मल्टीप्लाई का हमारा जो फंक्शन है, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। जो मल्टीप्लाई का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा उसको यहाँ पे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, हमें क्लास को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ये मेरा जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरफेस। So first of all, इंटरफेस क्यों आया है, मैंने पहले बताया आपको, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन जावा वी हैव a new concept that is interface. इंटरफेस भी जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह है, उसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ओके। द थर्ड थिंग यू शुड नो अबाउट इंटरफेस, दैट इंटरफेस के अंदर में जितने भी हमारे मेथड है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। दैट मीन्स वो सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे। मान लो मैंने एक कैलकुलेटर मैं सोच रहा हूँ बनाने का, बट मुझे एक भी फीचर्स नहीं पता, ना ऐड का पता है ना सब्ट्रैक्ट का पता है, तो मैं सबको सिर्फ एक बार क्या करूंगा, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा, डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा, भाई मुझे इसका ऐड का भी सब्ट्रैक्ट नहीं पता है और सब्ट्रैक्ट का भी नहीं पता है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। बट जो हमारा कैलकुलेटर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इंटरफेस। हम क्लास नहीं देंगे यहाँ पे, इंटरफेस लिखेंगे क्लास की जगह पे। सो दिस इज यूज टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द थर्ड थिंग, इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट इट इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट मींस इट कैन कंटेन ओनली डिक्लेयर्ड पोर्शन ऑफ मेथड्स। द फोर्थ थिंग अबाउट इंटरफेस, दैट हम क्लास को एक्सटेंड, बट ये मेथड कौन ये करेगा, कौन डिफाइन करेगा, तो जो इसका इनहेरिटेंस करेगा, इनहेरिटेट करेगा, तो वो इसका मान लो कैल 2 उसको इनहेरिटेट कर रहा है, इनहेरिटेंस यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक न्यू कीवर्ड, दैट इज इंप्लीमेंट कीवर्ड, हम यूज करेंगे इंप्लीमेंट कीवर्ड, ओके। सो यहाँ पे कैल 2 जो होगा, कैल 2 इंप्लीमेंट कैल 1 या कैल जो भी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस। So next question is, a single try block and multiple catch block can coexist in the Java. Yes, एक कोई भी, अगर मान लो जावा का प्रोग्राम है, ट्राई कैच क्यों यूज करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस जिसका जहां पे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है, कंपाइलर एरर दे देता है, रन टाइम एरर हो जाता है, तो वहां पे क्या करेंगे भाई, क्योंकि अगर मतलब कोई भी एरर आएगा तो वहां पे हम क्या कर देंगे कि भाई वहां पे एरर आ गया है, वहां पे डायरेक्टली हमारा हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन को हैंडल करना है कि भाई कंपाइल होना चाहिए वो, तो वहां पे हम ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल सकते हैं उसको। ट्राई मतलब अगर मान लो वहां पे कुछ एरर आता है, वो कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा, उस एरर को हम वहां पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और आगे का जो प्रोग्राम है वो हम रन कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक
प्रोग्राम के अंदर में एक ट्राई और मल्टीपल कैच हो सकता है क्या? यस, व्हाई नॉट। हम एक ट्राई देंगे, ट्राई करना है ए इज ग्रेटर देन बी, मान लो कुछ भी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कुछ भी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे मल्टीपल कैच दे सकते हैं, मल्टीपल कैच दिस, कुछ एरर आता है तो यहाँ पे करो, फिर अगर वापस से कुछ एरर आया, कैच यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एरर आया, बस मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये टाइप का एरर आया तो यहाँ पे एक्सेप्शन ई, या कोई भी लॉजिकल एरर आया तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बाउंड सॉरी क्लास नॉट फाउंड, या कुछ भी ऐसा कुछ एरर आएगा तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज द टॉपिक। ओके, सो a single try block can have multiple catch block can have multiple catch block, that's it. So this is all about the today. I think so this was the major topic. This is the about the basic Java. Okay, we have not considered the advanced Java because interviews में advanced Java का फ्रेशर को नहीं पूछते उतना, बट ये बेसिक चीजें इंटरव्यू में कंपलसरी पूछते हैं। मैंने, आप चाहो तो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने मेरे एक फ्रेंड का मैंने रियल इंटरव्यू मैंने पोस्ट किया। ओके, जस्ट एक बार वो देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिया ये टॉपिक्स, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ओके, कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो काउंटर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर हो, चाहे विप्रो हो चाहे टीसीएस हो, वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, देन यू शुड आंसर। ओके, सो फॉर नाउ I will thank you for watching this video. If you like this video, please like the video, share the video, and also subscribe my channel. So bye.